हेलो एवरीवन। आज 16 दिसंबर 2025 है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी आर्टिकल आते हैं उन्हें हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज़ हमारा क्या रहता है? पर्पज़ हमारा ये रहता है, एक तो आप जो भी करंट अफेयर आ रहे हैं, है ना, उसको आप जानो, ठीक है ना। सारी करंट अफेयर्स आपको पता चले क्यों न्यूज़ में है, क्या न्यूज़ में है, उसका स्टैटिक एनालिसिस आप करो कि जैसे उसका कोई स्टैटिक लिंकेज है। लेट सपोज कि अभी दीपावली को यूनेस्को में शामिल किया गया कुछ समय पहले, तो यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को और कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर चुका है, क्या क्या यूनेस्को काम करता है, कब इस्टेब्लिश किया, कब क्या कन्वेंशन है, ये सब स्टैटिक। क्योंकि यूपीएससी ना कई डायमेंशन से एक एक स्टेटमेंट उठाता है और एक कंपाइलेशन क्वेश्चन का बना देता है। तो आप अगर सारे डायमेंशन को पहले से रेडी रखोगे तो आपको ये आने वाले समस्या देखने को नहीं मिलेगी। फिर तीसरा आप प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपको हम कहानी की तरह करंट अफेयर बताएं, सुबह मैं आपको करंट अफेयर करवाता हूँ, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ एडिटोरियल फॉर्म में। दिवस एकेडमिक जोन चैनल में, है ना, दिवस एकेडमिक जोन आप सर्च कर लीजिएगा। और सुबह का एडिटोरियल हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी में कोई डायरेक्ट जिसका पीडीएफ हिंदी में हो, इस तरह से कोई एनालिसिस नहीं देता है, तो मैंने वहाँ पे भी शुरू किया है। तो यहाँ पे हमारा पर्पज़ क्या है कि 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हम एमसीक्यू फॉर्मेट देखेंगे, स्टैटिक एनालिसिस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में है? विद द रेफरेंस ऑफ सीपी ग्राम्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीपी ग्राम्स के बारे में अगर आपने यूपीएससी में गवर्नेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है ना, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, हम आप उसको सब चीज़ों को आसान भाषा में बताते हैं। देखिए सीपी ग्राम्स क्या है। सीपी ग्राम्स मतलब सेंटर पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एडवांसमेंट मैकेनिज्म, ऐसे कुछ करके इसका फॉर्म। मतलब क्या? शिकायत निवारण तंत्र। मतलब क्या? ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण तंत्र। शिकायत निवारण तंत्र का मतलब क्या होता है? अगर कोई जनता को किसी भी तरह की तकलीफ है तो उसकी शिकायत को निवारण करना। लेकिन ऐसे कैसे निवारण होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक पोर्टल बनाना पड़ेगा। सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक पोर्टल बनाया। सरकार ने इस पोर्टल में 24 घंटे शिकायत, उसमें आप कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है। नागरिक को कोई सेवा नहीं मिल रही है तो इसे दर्ज करवा सकता है, और इस सेवा का जो समाधान है, अगर कोई शिकायत हुई तो उसका सेवा समाधान, अगर हम बात करें, 21 दिनों के अंदर इसका समाधान यहाँ पे हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो शिकायत है ना, ये चलाता कौन है? ये प्रोग्राम या अगर ये इनिशिएटिव चलाता कौन है? तो DARPG का आपने नाम सुना होगा, DARPG। DRPG पूछो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। मतलब कि लोक मामलों से संबंधित जो शिकायत उसका निवारण करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत एक विभाग है। यह डिपार्टमेंट सीपी ग्राम्स को चलाता है। अब इसमें क्या होता है? सभी राज्य केंद्र के मंत्रालय जुड़े होते हैं। हर मंत्रालय और हर राज्य के रोल बेस्ड एक्सेस होता है, ठीक है। अब ऐसा अगर हम बात करें, और ये जो एक्सेस अगर हम बात करें, मोबाइल ऐप उमंग ऐप्स के माध्यम से भी संभव है। जैसे ही आप रजिस्टर करवाएंगे या आप कोई कंप्लेन देते हैं ना, तो आपको एक आईडी मिलेगी। उस आईडी के आधार पर आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी है। आपने जो भी मतलब वो लगाई, कंप्लेन लगाई है, उसको क्या मतलब कि क्या है, उसका स्टेटस है। अब ये ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल में डाउनलोड करके एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये बात हो गई, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें, चर्चा क्या थी यहाँ पे, न्यूज़ क्या आई? न्यूज़ ये आई कि 2021 से ना, 2021 के बाद अगर हम बात करें, 2021 से मामलों में कमी आई है। तो सीपी ग्राम्स में जो मामले, जो लंबित शिकायतें हो रही थी, तो शिकायतों की जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही, मतलब क्या, उनका समाधान नहीं हो पा रहा था। तो ये मामलों में कमी आई है, अब जल्दी समाधान हो जा रहा है। ये न्यूज़ यहाँ पे थी। अब चलिए स्टैटिक हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ द 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। 24 घंटे प्लेटफॉर्म ये इनेबल रहते हैं सिटीजन को लॉज ग्रीवेंस रिलेटेड सर्विस डिलीवरी। नागरिकों की सेवा वितरण के संबंध में शिकायत वो 24 घंटे दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसे जो कौन कर रहा है? कार्मिक प्रशिक्षण विभाग यहाँ पे कर रहा है, DOPT यहाँ पे कर रहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर आप देखेंगे तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सीपी ग्राम्स के अंतर्गत शिकायतों का निस्तारण अधिकतम 24 घंटे में हो जाता है। अब इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अगर आप पा जाते हैं तो आसानी से आप पा जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट, क्या DOPT यूपी से संबंधित है वो मंत्रालय करेगा? नहीं, मैंने आपको बताया DARPG, यह जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंशन रिड्रेसल गवर्नेंस मैकेनिज्म है, वह मंत्रालय यहाँ पे करता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा, है ना। सही आंसर आपका आ जाएगा 1 and 3 ओनली। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि स्टेटमेंट के अलावा वन लाइनर भी क्वेश्चन बन सकते, तो आप बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उससे आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। मैं इसे वन लाइनर बना देता तो कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन स्टेटमेंट जब बनाया मैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी। अब वन लाइनर बने, पेयर्स में बने, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, है ना।
चलिए अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं या दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, किसके बारे में यहाँ पे पूछी गई है। अगर हम बात करें तो दूसरा करंट अफेयर किसके संबंध में था। दूसरा करंट अफेयर था गर्भकालीन मधुमेह, मतलब कि जब कोई महिला गर्भ में बच्चा धारण करती है उसके दौरान डायबिटिक होना। अब ये क्यों न्यूज में आ गया कि 7 एंटीनेटल क्लिनिक ने पाया, उसने क्या पाया कि 5 में से जो एक गर्भवती महिला है ना उसको जीडीएम हो जाता है। जीडीएम क्या आप पूछोगे तो गेस्टेशनल डायबिटिक मिलिटस। अब ये कोई भी महिला अगर गर्भधारण करती है तो उसे ऐसा डायबिटिक क्यों हो जाता है, उसे कैसे पता चलता है। तो अगर हम बात करें जब कोई महिला गर्भधारण करती है ना तो उसके शरीर में एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन को प्लेसेंटा हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा हार्मोन होता है, सपोज करिए कोई महिला सी है ना, या कोई महिला डी है, उसके अंदर प्लेसेंटा हार्मोन बना, तो जो प्लेसेंटा हार्मोन है ये क्या करता है, ये बच्चे के लिए तो आवश्यक है ना। अगर हम बात करें कि बच्चा जन्म ले रहा है उसके टाइम के तो आवश्यक है ये हार्मोन, लेकिन इस हार्मोन से समस्या क्या होती है, ये हार्मोन होता तो ठीक है लेकिन ये क्या करता है, इंसुलिन की जो क्रिया होती है ना, देखिए इंसुलिन क्या है, डायबिटिक के लिए इंसुलिन का प्रॉपर शरीर में होना अनिवार्य है। इंसुलिन की जो प्रोसेस होती है उसको रोक देता है। अब ये हार्मोन बच्चे को पोषण दे रहा है लेकिन ये इंसुलिन को रोक दे रहा है। जब इंसुलिन रोक दिया तो इससे डायबिटिक की समस्या हो जाती है, डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। ये महिलाओं में होता है। अब जीडीएम महिलाओं में फ्यूचर में इससे क्या होता है, टाइप 2 जो डायबिटिक होती है ना उसका खतरा और बढ़ जाता है। अब आप पूछोगे कि टाइप 2 डायबिटिक क्या होती है, भाई थोड़ा सा मुझे आसान भाषा समझाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो देखिए डायबिटीज़ तो आपने सुना होगा, या मधुमेह या शुगर जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि मधुमेह ऐसा रोग होता है जब ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ता जाता है और इससे क्या होता है, शरीर में जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। इंसुलिन जब कम हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके 3 टाइप देखने को मिलते हैं, 3 टाइप देखने को मिलते हैं डायबिटिक के। टाइप 1 देखने को मिलता है क्या, इंसुलिन का निर्माण शरीर के अंदर बंद हो जाएगा, मतलब जो इंसुलिन है वो शरीर के अंदर नहीं बनेगा, इंसुलिन हो गया बंद, क्लोज, ठीक। अब इससे क्या हो जाएगा, अधिकतर बच्चों के शोरों में होता है, ठीक है ना। इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे डायबिटिक के इंजेक्शन लेते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है टाइप 2 कैटेगरी। टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है, शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, मतलब बन तो रहा है लेकिन जो वयस्क हो गए हैं बच्चे, जब मोटापा की वजह से बच्चों के शरीर में उनके जीवन शैली के संबंध में उनका जो इंसुलिन है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या बढ़ रही है। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या है ना, ये यहाँ पे महिलाओं में देखने को मिलेगी फ्यूचर में। मतलब क्या कि उनके शरीर में इंसुलिन तो होगा लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। ये बात यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक। अब इसमें सुधार क्या है कि दवा वगैरह ले सकते हैं, लाइफ स्टाइल जो खाने पीने में ये सब सुधार करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। अब डायबिटिक लक्षण बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, थकान, कमजोरी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली है ना। अब चलिए कहानी भी देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट रेफर टू द ग्लूकोज इंटॉलरेंस फर्स्ट डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान पहली बार पहचानी गई ग्लूकोज असहिष्णुता को संदर्भित ये करता है, ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट यूजुअली अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन बाय द प्लेसेंटा। सामान्यतः प्लेसेंटा द्वारा इंसुलिन उत्पादन बढ़ाने के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्लेसेंटा जो है, जो हार्मोन बच्चों को पोषण दे रहा है, वो हार्मोन क्या बढ़ा रहा है, नहीं, ये हार्मोन की प्रोसेस है ना उसको बाधित कर रहा है ना, तो अवरोध कर रहा है उसको। तो जब अवरोध कर रहा है इसका मतलब बढ़ाना नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन है ना वो हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, इट इज़ कॉमन डायग्नोस बिटवीन 24 टू 28 वीक गेस्टेशन। यह इसका परीक्षण 24-28 सप्ताह में किया जाता है। तो पहली और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में देख लिया, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस के बारे में यहाँ पे हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ वेलोडे वर्ड सेंचुरी के बारे में स्टेटमेंट है कि अब ये वेलोडे वर्ड सेंचुरी क्या है आप पूछोगे, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा, जो भी होगा पता चल जाएगा, है ना। तो वेलोडे जो वर्ड सेंचुरी है ये न्यूज़ में क्यों थी और ये है क्या, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है। स्टेटमेंट यहाँ पे ये बन रहा है, गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहा है, इट लाई इन तमिलनाडु एंड रिसीव रेनफॉल मेनली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है, मतलब क्या, देखिए जनरली जो मानसून, अगर आप ये भारत का मैप देख रखे होंगे तो पहले अगर आप देखेंगे कि जो जून जुलाई में मानसून इधर से आता है,
इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, ठीक है ना। फिर लौटता हुआ मानसून इधर से आता है तो ये तमिलनाडु में वर्षा कराता है, इसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। अब विलाडे जो बर्ड सेंचुरी है, ठंडी के टाइम पर अब लौटता मानसून से वर्षा होगी यहाँ पे, तो विलाडे बर्ड सेंचुरी में जो माइग्रेटरी स्पेसीज हैं, जो अलग अलग तरह से पक्षी आते हैं, उनकी आगमन बढ़ रहा है। तो जो वेलार्डे बर्ड सेंचुरी है ये है कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु के एरोड जिले में है। कहाँ पे, तमिलनाडु के एरोड डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। अब ये क्या कोई इंपॉर्टेंट साइट है, यस, ये रामसार साइट है, रामसार साइट है। कौन सी, वेलोडे बर्ड सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये लोअर भवानी प्रोजेक्ट का भी पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था वेरोडे बर्ड सेंचुरी को, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है कि तमिलनाडु में स्थित मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, हो सकता है प्राप्त करता होगा भाई, है ना। तीसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईबे माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज, ये सेंट्रल जो कहते हैं केंद्रीय एशियाई फ्लाईबे का पार्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट डिराइव्स इट वाटर प्राइमरली फ्रॉम कावेरी रिवर, इसका जल स्रोत मुख्य रूप से कावेरी नदी है। अब देखिए कावेरी नदी इसका जल स्रोत नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें ना LBP, जो मैंने लोअर उसके बारे में बताया था आपको, क्या नाम था उसका मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है, तो उसका यहाँ पे पार्ट है, मतलब कि यहाँ से कोई कावेरी का संबंध यहाँ पे नहीं, कावेरी नदी का, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, आर्टेमिसिनिस की तरफ बढ़ेंगे। आर्टेमिसिनिस क्या है और क्यों न्यूज में था, इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो अगर हम बात करें आर्टेमिसिनिस के बारे में, आर्टेमिसिनिस क्यों चर्चा में था, कि जहाँ आर्टेमिसिनिस का अधिक उपयोग होता है और अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। आर्टेमिसिनिस क्या है, आर्टेमिसिनिस मान लीजिए एक तरह की दवा है, ठीक है ना। तो जहाँ पे इसका उपयोग हो रहा है उससे मलेरिया परजीवी होते हैं, जो मलेरिया अगर हम बात करें परजीवी को क्या बोला जाएगा, तो जो मलेरिया जो परजीवी होते हैं उनमें रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, रेजिस्टेंस उनमें बढ़ सकता है। अब रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब क्या, कि अगर आप दवा खा भी रहे हैं ना, इसका कोई असर नहीं हो रहा है। अब ये अफ्रीका के क्षेत्र में आर्टेमिसिनिस का ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला, इस वजह से न्यूज में आ गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहे हैं, इट डिराइव फ्रॉम द प्लांट आर्टेमिसिया एनुआ, आर्टेमिसिया एनुआ से इस प्लांट को प्राप्त किया जाता है। इट इज़ इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, अब प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के अगेंस्ट ही इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम बात करें ये मच्छर का, अगर हम बात करें मलेरिया के एक टाइप अगर हम बात करें तो उसके खिलाफ यूज़ किया जा सकता है। तीसरा, इट इज़ रिकमेंडेड बाय WHO इन कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़, WHO द्वारा इसे रिकमेंड किया गया है थेरेपी के संयोजन में। इन तीनों में से आसान क्या है। अब अगर हम बात करें तो ये पौधा, तो ये दवा है ना आर्टेमिस एनुआ से प्राप्त की जाती है ना। और गंभीर जो मलेरिया होता है उसमें इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। लेकिन स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि इट इज़ इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ऐसा नहीं है, जितने भी प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं ना सभी में क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है। कौन, अगर हम बात करें ये जो दवा है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी। तो अगर आप दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते हो तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन क्या थोड़ा सा और जान लेते हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। तो मलेरिया जो होता है ना वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट नामक परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट नामक जीव से होता है। अब प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है ना इसके कई टाइप होते हैं। एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है, इसके कई टाइप होते हैं, जैसे इसका फैल्सीपेरम एक पार्ट हो गया। मतलब सबसे गंभीर अगर हम बात करें ना जिससे मौत तक हो सकती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। फिर प्लाज्मोडियम का एक और टाइप होता है प्लाज्मेरियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मेरियम जो वाइवेक्स होता है, जब हल्का मलेरिया किसी को होता है वो बार बार हो भी सकता है दोबारा भी, वो प्लाज्मेरियम वाइवेक्स होता है। और प्लाज्मेडियम ओवेले करके होता है जो कम समय में होता है, प्लाज्मोडियम मलेराई करके होता है, प्लाज्मोडियम नोलेसी करके होता है। तो ये होते हैं मलेरिया के मतलब कि अलग अलग प्लाज्मोडियम के टाइप। अब प्लाज्मोडियम होता क्या, मैंने आपको बताया कि परजीवी इसके काटने से होता है, ये संक्रामक रोग है, ठीक है ना। अब गर्म और नम क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पे पानी है, पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, मच्छर की समस्या है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये होता है। अब इसको इलाज कैसे किया जाता है, तो अगर कोई गंभीर मलेरिया है ना तो आर्टेस सुनाटे 4 का जो दवा है वो दी जाती है ना। प्राइम क्वेन करके दवा दी जाती है, कोरोना क्वेन करके, और आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दी जाती है मलेरिया के उपचार के लिए। तो ये सारी चीज़ें मलेरिया के संबंध में थी जो हमने यहाँ पर देखा है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट
की वजह से होता है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और फेल्सीपेरम ये सब इसके पार्ट हैं, वीवेक्स हो गया, ओविली हो गया, फेल्सीपेरम हो गया। अब इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा अगर आप देखें तो ये केवल फेल्सीपेरम है नहीं, वीवेक्स है या ओविली करके है, जितने भी प्लाज्मोडियम के टाइप है ना सभी में काम करता है। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट मौसम के बारे में देखेंगे। विद द रेफरेंस ऑफ प्रोजेक्ट मौसम, प्रोजेक्ट मौसम के संबंध में आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं। अब आप पूछोगे क्या है प्रोजेक्ट मौसम और क्यों न्यूज़ में है, तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए प्रोजेक्ट मौसम सरकार ने लॉन्च किया 2014 में, तो आपको ये पता होना चाहिए कब लॉन्च किया गया, 2014 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। अब इसका पर्पज़ क्या था कि भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र में, इंडियन ओशियन रीजन में जो भी कल्चरली, कॉमर्शियली, रिलीजियसली एक्टिविटीज़ का स्टडी करना और ऐसे स्थानों को यूनेस्को के लिए रिकमेंड करना कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में इसको शामिल किया जाए। इसके लिए क्या किया गया, 2 यूनिट बनाई गई, एक रिसर्च यूनिट बनाई गई जो क्या करती है, रिसर्च करती है ऐसी संस्थाओं की, ठीक है ना, और दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन यूनिट भी बनाई गई। ठीक, अब इसके अंतर्गत मिशन मौसम की शुरुआत होती है, मिशन मौसम की शुरुआत होती है 2014 में, 24 में। इसका पर्पज़ क्या था कि मौसम और जो जलवायु सेवाएं हैं, क्लाइमेट रिलेटेड सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें मदद करना, ये इसका पर्पज़ है। ठीक, अब न्यूज़ क्या थे, न्यूज़ मैंने नहीं बताई। आई थिंक ASI है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिन्हें 1861 में इस्टेब्लिश किया गया था, किसको द्वारा किया गया था, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ओके, तो कनिंघम के द्वारा ASI को इस्टेब्लिश किया गया था, बाद में इसके 1921 में जॉन मार्शल अध्यक्ष बनते हैं। तो ASI ने क्या किया, एक अभी वर्कशॉप आयोजित की जिसे बोला गया आइलैंड द क्रॉस ऑफ मैरीटाइम नेटवर्क विद इन इंडियन ओशियन रीजन, आइलैंड एट द क्रॉस रोड ऑफ मैरीटाइम नेटवर्क विद इन इंडियन ओशियन रीजन। तो ये वर्कशॉप आयोजित की गई थी, जिस वजह से न्यूज़ में आ गया। तो इसे लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट मौसम के बारे में स्टेटमेंट है कि 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, संस्कृत मंत्रालय में, करेक्ट है। इट इज़ प्राइमरली ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव मौसम फॉरकास्टिंग, क्या इसका उद्देश्य मौसम का पूर्वानुमान लगाना है। अब देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, हो सकता है अगर आप ना पढ़ते ना तो आप गलत कर देते, ठीक है, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे मौसम का कोई पूर्वानुमान लगाना नहीं है। तीसरा, इट एम टू ट्रांसनेशनल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, 3 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है किसके बारे में है, आइए देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे पर्यटन को लेके ही है। यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर, CBSP स्कीम यहाँ पे न्यूज़ में थी। अब हम देखेंगे CBSP स्कीम क्या होती है ना। तो CBSP स्कीम जो है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर, जो भी सेवा प्रदाता है उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना। इसमें टारगेट ये लिया गया कि 2009 से लेके 2010 के बीच में 6,43,000 लोगों को ट्रेन करना, 84,000 लोगों को रिप्लेसमेंट देना, है ना, सॉरी प्लेसमेंट देना, रिप्लेसमेंट कह रहा हूँ। तो ये यहाँ पे पर्पज़ था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत ये शुरू किया गया था, जिसका पर्पज़ है स्किल डेवलपमेंट करना, बहुत सारे काम यहाँ पे थे। अब इसमें क्या था, इसके 4 प्रोग्राम थे। उन चारों प्रोग्राम को जानिए। जैसे HSRT था, HSRT को बोला गया हुनर से रोजगार तक, कोई व्यक्ति हुनर अगर है तो उसको रोजगार दिलवाना। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, किसी को उद्यमिता के संबंध में, पर्यटन में किसी को व्यवसाय करना है तो पर्यटन के संबंध में ये सारा है, ठीक है ना। तीसरा है STNC, स्किल टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन, और चौथा है TAP, टूरिज्म अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये सारा जो काम था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करवा रहा था, जिससे टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिले और उस सेक्टर में रोजगार भी मिले और उस सेक्टर में लोगों की प्लेसमेंट भी हो। स्टेटमेंट है कि इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत स्कीम है, करेक्ट है। द टारगेट ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क इन टूरिज्म, यहाँ पे टारगेट था केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर पर्यटन को लक्षित किया जाए, नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी यहाँ पे लक्षित किया गया है। अब ये इंक्लूड करती है हुनर से रोजगार तक की जो प्रोग्राम है उसको। तो एक 1, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विद द रेफरेंस ऑफ UNAOC, UNAOC के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे है, आइए देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन, यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन, भारत क्या कर रहा है अगर हम देखें तो भारत ने रियाद में, रियाद कहाँ, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, वहाँ पे 11वीं बैठक हो रही है UNAOC की। अब UNAOC को इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, और उस टाइम पे UN के चीफ हुआ करते थे, उन्हें कहा जाता था कोफी अन्नान, और एकमात्र अफ्रीका के पर्सन है जिन्हें UN का चीफ बनाया गया, अन्नान। तो यहाँ पे इसका पर्पज था क्रॉस कल्चर जो है, मान लीजिए हमारा कल्चर है, मिडिल ईस्ट कल्चर, वेस्टर्न कल्चर है, इनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाना, इनके बीच बेहतर संबंध को बनाना, ग्लोबल नेटवर्क को इंश्योर करना, ये सब इनका पर्पज था, ठीक है। ये तो बात हो गई न्यूज़। और अभी 11वां समिट हुआ जहाँ पे
ये न्यूज़ में आ गया। इट वाज इस्टेब्लिश इन 2005 यूएन पॉलिटिकल इनिशिएटिव, 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्पेन तुर्कियों ने भी इसको कोऑपरेट किया था, मतलब को स्पॉन्सर किया था, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। इसका सचिवालय जेनेवा में है। अब इसका करेक्ट है आंसर ये नहीं, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे इनकरेक्ट है मुझे लगता है, कि जो सातवां का जो सी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को में है। कहाँ पे है यूनेस्को? कहाँ पे, सॉरी न्यूयॉर्क में है भाई, यूनेस्को बोल रहा हूँ मैं भी ना, तो न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, तो पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में न्यूज, आइए देखते हैं। न्यूज़ थी ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकी के बारे में। अब यहाँ पे देखा गया कि जो बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, बायोलॉजिकल पार्क भी है वहाँ पे, नेशनल पार्क भी है। तो बनेरघट्टा करके जो नेशनल बायोलॉजिकल पार्क है, वहाँ दक्षिण अफ्रीका से 8 बंदर मंगाए गए। ये बंदर को ब्लैक कॉट कैपुचिन बोला जाता है या टफ्ड कैपुचिन। अब ये साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, और अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। तो ये अभी इनको मंगाया गया, और इनका IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात इनको बढ़ाया जाएगा, इनकी वृद्धि की जाएगी। और अब रही बात न्यूज इसके बारे में, बनेरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में, तो इसको 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था। बेंगलोर से 22 किलोमीटर दूर है, बेंगलोर के आसपास है, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे चलिए, इट इज़ द नेटिव ऑफ साउथ अमेरिकन प्राइमरली आर्बिट्रल, साउथ अमेरिका का नेटिव है, यह शाकाहारी वर्ग में रखा गया है। तीसरा, यह वन परिस्थितिकी में बीज प्रसार में सहायक है। तो वन इकोसिस्टम जो है फॉरेस्ट सीड को डिस्पर्स करता है, मतलब एक जगह के बीच दूसरी जगह पहुंचाना, ये सब काम ये कर लेता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये खाली इनकरेक्ट है। यहाँ पे सर्वाहारी, मांस भी खाता है और शाकाहार भी खाता है, तो सर्वाहारी है। तो 1, 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ भारत रणभूमि दर्शन के बारे में। अब भारत रणभूमि दर्शन क्या है? सिक्किम में चोला और डोकला खोले गए हैं भारत रणभूमि दर्शन के संबंध में। अब इसमें किसका पर्पज है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे टूरिज्म के साथ मिलके क्या करे, टूरिज्म के साथ मिलके, तो जो भारत रणभूमि जहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई उस चीज़ को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक वर्चुअल टूर जैसा यहाँ पे खोला जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर इसके बारे में है कि इट इज़ जॉइंटली इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। इसका उद्देश्य युद्ध सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना है, ये करेक्ट है। आई आइडेंटिफाई साइट लाइज अलोंग इंडिया वेस्टर्न बॉर्डर ओनली, इसके अंतर्गत सभी स्थल केवल पश्चिमी सीमा पर स्थित हैं। इन तीनों के बारे में सही स्टेटमेंट आपको बताना है। इन तीनों में सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 और 2 केवल पश्चिमी सीमा नहीं बल्कि पूर्वी सीमा, क्योंकि पश्चिमी सीमा तो नहीं है ना सिक्किम, है ना, जाहिर सी बात है। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1, 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज एकथा एक्सरसाइज के बारे में स्टेटमेंट है। क्या हुआ है कि DCNS है, इंडियन नेवी है, मालदीव है, इन्होंने एक्सरसाइज एकता के समापन समारोह में शामिल हुए हैं। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज एकता, जिसका पर्पज़ क्या था कि भारत का और मालदीव के बीच में नौसैनिक सहयोग यहाँ पे बढ़ाना, जिसका पर्पज़ था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसका पर्पज़ था भारत और मालदीव के बीच में, और इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, ठीक। हाँ चलो, अब यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इट इज़ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, भारत और मालदीव के बीच में बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। दूसरा, द 2025 एडिशन मार्क द 8th इटरेशन एक्सरसाइज, 2025 का संस्करण इस अभ्यास का 8वां संस्करण है। तीसरा, इट इज़ कंडक्टेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ क्वाड, इसे क्वाड के अंतर्गत इसे कंडक्ट किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट ये है। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? इन तीनों सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2 ओनली, है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आप सुबह का जो करंट अफेयर डिस्कशन है दिवस एकेडमिक जोन में जाकर देख सकते हैं। देखिए, हमने अभी NCERT शुरू किया है। NCERT में बहुत सारे मैथ, बहुत सारे PYQs, MCQs, UPSC बेस्ड NCERT, मतलब ये नहीं होता कि NCERT कहानी की तरह पढ़ो, उसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, PYQs देखो। फिर हमने सुबह का एडिटोरियल एनालिसिस भी शुरू किया है, NCERT शुरू किया ही है। इसके अलावा UPSC की PYQ सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। हिस्ट्री का हमने ऑलरेडी 2020 से 2025 तक का रिकॉर्ड करके डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं जाके, है ना। 2025 का 2020 का